बीबी बत्रा जी। ऑनरेबल स्पीकर, डिप्टी स्पीकर सर, आपने मुझे बजट पर बोलने का समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सरकार का बजट देखा, सरकार चलने की एक कार्रवाई भी देखी। बड़ा अजीब लगता है कि ये सरकार घोटाले पे घोटाला होता है, लॉ एंड ऑर्डर पे कोई कंट्रोल नहीं है, कभी धान का घोटाला होता है, माइनिंग पे कंट्रोल नहीं है, अरावली की कोई रक्षा करके राजी नहीं है, डाडम पे कोई नहीं रक्षा करके राजी नहीं है, और साथ में कॉलोनाइजर का, प्रॉपर्टी डीलर्स का स्टेट के अंदर बोलबाला है। और वो किसकी शहर से होता है, कैसे होता है, उपाध्यक्ष महोदय, आपसे मैं आपके माध्यम से, हाँ वैसे बंद पड़ी है, उसका जिक्र क्या करें आप? ऐसे है डाडम खान इसका भी बंद पड़ी है, खान बंद है सालों भर से सर। जो डाडम में हुआ, जो डाडम में हुआ और एसएस प्रसाद की एक कमेटी बनी, उसकी रिपोर्ट आई, उसकी रिपोर्ट मैंने सवाल किया कि मेरे को उस रिपोर्ट की कॉपी दी, डिपार्टमेंट का जवाब आया कि 6 महीने बाद कॉपी मिलेगी। आप बता, 6 महीने के बाद कॉपी मिलेगी। मैं स्वयं गया था जब वहां मजदूरों की डेथ हुई। क्यों हुई? एसआईटी बैठी, प्रसाद कमेटी बताई, लेकिन कहाँ है रिपोर्ट? इतने दिन हुए, कितने दिन की बात है वो? वहां कितने मजदूर मरे? क्योंकि 90% खुदाई कर दी, 200 फुट नीचे, बिल्कुल मतलब मौत के कुएं में डाल दिया लोगों को, और उसकी कोई आज तक कार्रवाई नहीं। नहीं, आपके मंत्री बनने से पहले की बात है। डजंट मीन इट शुड, कोई मामला सभी हम डिस्कस नहीं कर सकते। वी आर नॉट पासिंग एनी aspersion against any judge. We are not passing any aspersion against the judiciary. We are चलो इस बार चलो ये बत्रा जी के लिए शुरू। ऐसे आप मंत्री नहीं थे उस समय, आप मंत्री नहीं थे, हम आपको नहीं कहते इस बात के लिए, पर अब भी डाडम जाके विजिट कराओ, हम आपके साथ चलेंगे। बोलो अभी डाडम चलो, हम साथ डेलीगेशन बनाओ, अभी आप चलो वहां पर, देखो क्या बुरा हाल है वहां पर उसमें। ऐसे सर, एक और फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है यहाँ पर। अभी रोहतक के अंदर एक 77 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, उसका सारा एविडेंस मैं सदन के सामने रखूंगा। एक कंपनी एसटीएल हरियाणा टेलीकॉम लिमिटेड, इसके बारे में समाचार पत्रों में भी आ रहा है, वो राय बहादुर लालचंद के पुत्र देवेंद्र सिंह ने वो कंपनी खोली थी। वो कंपनी फेल हो गई, कंपनी इनसॉल्वेंसी में चली गई। इनसॉल्वेंसी में जब गई कंपनी, एनसीएलटी के चंडीगढ़ के बेंच के आगे, पवार साहब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस बात के लिए आप तवज्जो से इसको देखेंगे कि कैसे सरकार के पैसे की लूट, आप लोग एक एक पैसा बचाते हो, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर अब पब्लिक एक पैसे को बचाते हो, आप माइनिंग से सेवा करते हो, और मैं यह दिखाऊंगा कि पैसे कैसे सरकारी पैसा माफ किया जाता है, किस तरह से माफ किया जाता है, मैं आपको दिखाऊंगा सर। उसमें यह था कि एनसीएलटी में इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग शुरू हुई। एक व्यक्ति जो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट था, लीगल टर्म है कि जिसने बोली थी, वो बोली 18 एकड़ जमीन थी सर, ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर सर, और 25 करोड़ 14 लाख में हुई। 4 लाख रुपए, 4 करोड़ रुपए अर्निस्ट मनी बननी थी। जो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट था जिसने बोली थी, उसने भरी नहीं। और एक और कंपनी, शेल कंपनी, जो शेल कंपनी किशोरी जी प्रॉपर्टीज एंड ज्वेलर्स लिमिटेड, बीच में एंटर कर दिया। और जो 4 करोड़ फॉरफिट हुआ था, बाकी 21 करोड़ राव साहब वो पैसे उस कंपनी ने डायरेक्ट जमा करा दिए।
उस कंपनी ने कोई बिड नहीं दी, वो कंपनी कभी पार्टी नहीं थी, एक शेल कंपनी बनी। और शेल कंपनी किसकी बनी? वो सारे के सारे बीजेपी के नेता थे। अगर आप कहें तो मैं सदन पर भी रख सकता हूं, सील कवर में आपको भी दे सकता हूं, आपको भी दे सकता हूं उसमें 25 करोड़। उसके बाद क्या हुआ सर? अब आपकी सरकार है, आपकी सरकार ने एनसीएलटी के अंदर जवाब क्या दिया, वो मैं आप सीनियर मंत्री बैठे हुए हैं, मैं वो जवाब पढ़ना चाहता हूं उस बात के लिए। उन्होंने ये कहा कि इस जमीन का कलेक्टर रेट 9,000 रुपया गज है और जिसकी कीमत बनती है तकरीबन 74 करोड़ 98 लाख, पर मार्केट रेट के मुताबिक उस जमीन की कीमत 200 करोड़ से कम नहीं है और प्रेजेंटली 300 करोड़ है ये। और उस जमीन के ऊपर सरकार ने 98 करोड़ रुपए का लोन है। सरकार वह पार्टी है, ये बात कह रही है, सरकार को अपनी रिकवरी की कोई फिक्र नहीं, और सरकार ने वो 25 करोड़ की जो बिड है उसको अप्रूव होने दिया। सरकार ने उसके खिलाफ नेशनल ट्रिब्यूनल के अंदर, अपीलेट ट्रिब्यूनल के अंदर कोई अपील दायर नहीं की, किसी हालत में कोई अपील दायर नहीं की। और उसके बाद ऑनरेबल स्पीकर सर, जो किशोरी देवी एंड कंपनी है जिसकी टोटल वर्थ जो है जी सिर्फ 1.5 लाख रुपया है, और मैं आपको पत्र दूंगा जिस पत्र के बेसिस के ऊपर एक सेकंड सिर्फ बस, जी ये एचटीएल की जमीन है, चौधरी देवेंद्र सिंह की थी, जहां पर हरियाणा टेलीकॉम लिमिटेड फैक्ट्री आईएमटी के सामने चौधरी रणबीर सिंह की समाधि के सामने राइट साइड में जमीन है, 18 एकड़ जमीन है जो, जिसके ऊपर सरकार का 99 करोड़ रुपए कर्जा सरकार ने लेना था उससे, सरकार ने एडवांस किया हुआ था। जब चौधरी बंसीलाल के टाइम में ये फैक्ट्री शुरू हुई थी, चौधरी देवेंद्र सिंह को उन्होंने इनिशिएटिव दिया था तो फैक्ट्री लगा, वो आईसीएल के मालिक थे, डीएनएफ के भी साथ में पार्टनर हैं, बहुत बड़े अच्छे बिजनेसमैन थे। उन्होंने और सरकार ने कुछ जमीन एक्वायर करके भी दी, और सरकार ने कर्जा दिया और साथ में उसका मैरिटोरियम पूरे पीरियड रखा कि इतने टाइम में ये इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के मालिक बैठे हैं, इतने टाइम में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, कोई आपको इंस्टॉलमेंट भरने के लिए मैरिटोरियम पीरियड उसका सारा रख दिया। और सर 7/11/2025 को सरकार एक ऑर्डर पास करती है, क्योंकि 25 करोड़ की हुई, 25 करोड़ में एक जो जिसने दरखास्त दी, जिसने लोन इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, एक परिवर्तन किसी कंपनी ने कहा कि मैंने 8 करोड़ रुपए लेने हैं, 8 करोड़ की ये नीलाम की जाए, वो 25 करोड़ में 8 करोड़ तो उसको मिल गए, बाकी सरकार को मिल गए। 98 करोड़ से सरकार 77 करोड़ पे आ गई, और 77 करोड़ पर 7/11/2025 को सरकार ने 77 करोड़ 6,57,000 रुपया माफ कर दिए। किस कैपेसिटी में माफ किए, कैसे माफ किए? सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा इज हियरबाय अकॉर्डेड टू वेव ऑफ द पेनल इंटरेस्ट अमाउंटेड टू 77 करोड़ रुपया, इतना ऑन पंजाब फाइनेंशियल रूल्स पे। और साथ में कहते हैं कि कंपनी लॉ बोर्ड ने एक फैसला कर दिया है। ऑनरेबल स्पीकर सर, कंपनी लॉ बोर्ड ने जो चंडीगढ़ ने फैसला किया, उसने अभी तक एक तो उसमें जो मेन सोर्स किशोरी देवी, एक बड़ी हैरानी होती है और कोई बात नहीं होती कि शिवालय कंस्ट्रक्शन कंपनी बीच में इन्वॉल्व है और शिवालय वाले आपके राज्यसभा के कैंडिडेट बन रहे हैं, ये फेवर है। और उसके बाद मैं किसी एक राजनीतिक हैं बंदे, उनके बेटे भी है पर मैं उनका नाम नहीं लूंगा,
सदन के अंदर। हाँ जी ठीक बात है जी। उसके बाद सर उसके बाद एक और बात बड़ी सामने आती है कि ट्रिब्यूनल के फैसले के बेसिस के ऊपर किशोरी देवी एचसीएल के अंदर डायरेक्टर बन जाती है। डायरेक्टर बनने के बाद अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गंगवा साहब के पास है या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट राव साहब के पास है। आपके माध्यम से राव साहब 500 पेड़ शीशम के उस 18 एकड़ में से बिना परमिशन के काट दिए गए। एक एक पेड़ को मरते हैं हम। 500 पेड़ उन्होंने काट दिया उस बात के लिए, और लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया, नक्शा पब्लिश कर दिया, मांझी होम्स के नाम एडवर्टाइजमेंट कर दी, एडवर्टाइजमेंट इन्विटेशन लेटर भेज दिए सबको करने के लिए, और उसके इन्विटेशन लेटर भेज दिए, और उसके बाद एप्लीकेशन को बड़ी स्पीड से प्रोसेस हो गई। एक दिन के अंदर ही प्रोसेस होकर आगे चलने लगी। और सबसे बड़ी बात है कि वो विधाता जो कुछ और देखता है, एक्चुअली बाई चांस उन फैमिलीज के डिस्प्यूट में अल्टीमेटली वो जमीन जो थी जी वो 90 साल की पट्टे पे किसी और के नाम। एनी हाउ, बट कोई भी कॉलोनाइजर बिना परमिशन लिए क्या कोई किसी कॉलोनी के एडवर्टाइजमेंट कर सकता है? आप सभी सीनियर बैठे हैं। कभी नक्शा पब्लिक में आते ये नक्शा कर सकता है, कभी एडवर्टाइजमेंट कर सकता है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट ने, हाँ जी बिल्कुल, मैंने लाइसेंस के बाद तो अपना बयान साहब को पता है ना, चलिए कोई बात नहीं, बयान साहब को पता है इस बात के लिए कि मंजूरी के बाद ही, मंजूरी से पहले आप किसी हुआ क्या, पहले ही सबसे पैसे ले लो और कॉलोनी काट लो, यही रिवाज हो गया। उसके बाद ही उसी पब्लिकेशन है। और साहब जिक्र कर रहे थे कोहिनूर का, ये कोहिनूर भी यही हाल है, 350 एकड़ की टाउनशिप है उससे। इमीडिएटली आपके माध्यम से यू आर बीइंग द इंडस्ट्री मिनिस्टर, यू आर बीइंग द फॉरेस्ट मिनिस्टर, इमीडिएटली इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि एनसीएलटी की प्रोसीडिंग जब तक फाइनलिटी नहीं अटेन की थी, इसमें सरकार के 77 करोड़ रुपए को चूना लगा दिया गया। ये मेरा इशू है। यही बात मैं आपके माध्यम से यही बात कहना चाहता हूँ। बिल्कुल दे दूंगे, कागज दे दूंगा, मैं आपको कागज दे के जाऊंगा सर। अब आया जी एक और बात, मैं बजट में बाद में आऊंगा, थोड़ा सा एक, हाँ जी, फिर मेरी बजट स्पीड सारी रह जाएगी, बता दोगे आप बता देना। माननीय अरोड़ा जी कह रहे हैं कि पहले घोटाले निपटा दो। हमारे प्रधान होते थे जी, 300 पेज से ज्यादा की एक वो बना रखी पूरी, क्योंकि हम तो इनके नेतृत्व में जाते थे, और हमने गवर्नर साहब को अरोड़ा जी के नेतृत्व में हुड्डा साहब के राज की 300 पेज की चार्जशीट वहां दे के आए, मतलब जो एलिगेशन जो है वो ले भी सारे के सारे कराए उसकी जांच। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो बताया है इसकी बात भी क्लियर हो जाएगी। जो बतरा बताया, एक पैसे की भी किसी ने अगर कोई गड़बड़ करी है तो सीधे उसके ऊपर कार्रवाई करने का काम हमारी सरकार ने किया है। स्पीकर सर, अरोड़ा जी के सर हमारे अध्यक्ष थे 11 साल से इनकी सरकार है। अजय एक बार कुछ मिले ही नहीं उसमें। अजय एक बात बताओ, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा अरोड़ा जी से। अब ठीक है, इंडियन नेशनल लोकदल छोड़ दी, आपने भी छोड़ दी, मैंने भी छोड़ दी, एक कॉपी तो होगी। तू भी वही था, तू भी वही था। एक कॉपी तो होगी, बात तो ले दो एक बार क्या था उसमें। जब ये बार बार कह रहे थे कि अपने वाली, मैंने कहा इन वाली भी और थारे वाली सारी सीबीआई ने दे तो पता लग जाए कौन है। और आज
हुड्डा साहब ये उलझाना चाहते हैं अरोड़ा जी, मैं आपको बताऊं बात, ये पक्का उलझाना चाहते हैं कि उस टाइम की हुड्डा साहब की टाइम की सरकार की जांच करवा करके अरोड़ा जी आप लोगों को उलझाना चाहते हैं। आप तो उलझ खुद रहे हो। नाम मेरे आपके खिलाफ जब चार्जशीट दी थी तो शमशेर इंजीनियर की 10 का, वो उस टाइम आप कहाँ थे? उसी में थे। वो देख ले, पहले वो देख ले, आप खुद उलझ रहे हो। बत्रा जी उपाध्यक्ष महोदय, जो गंगवा साहब जिक्र कर रहे हैं जी, उस टाइम मेरा भी नाम लिया कि मैं भी ओढ़े था, हमें सारे बकाया पानीपत में स्थित सिद्ध देवी मंदिर, जहां हर साल कंबल का वितरण होता है और इसे लेने के लिए दूर दूर से साधु संत आते हैं। इस मंदिर में बाला सुंदरी माता विराजमान है। पानीपत की लड़ाई के दौरान मराठा भी इनकी पूजा करते थे। मंदिर में काली माता, शिव परिवार, हनुमान, विष्णु, लक्ष्मी, सीता, राम। सेक्टर 58 से उसमें ये भी कहा गया कि तत्कालीन सरकार के मंत्री इसका स्पष्टीकरण दें। हमारे से मुख्यमंत्री जी ने हमारे से स्पष्टीकरण मांगा है, इसलिए उसका जवाब देना जरूरी है सर। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस टाइम मुख्यमंत्री थे और वो ये कहते हैं कि अपने पैरे में जो पढ़ा गया कि सेक्टर 58 से लेके सेक्टर 115 में बसी सैकड़ों कॉलोनियां 24 मीटर सड़कों से अप्रोच के लिए मोहताज हैं और 2016 में आदरणीय मनोहर लाल जी ने इस समस्या के हल के लिए TDR ट्रांसफर डायरेक्ट पॉलिसी कोई भी दूसरे सेक्टर में पैसे देने के लिए जमीन पॉलिसी लागू की। जब इस पॉलिसी को बहुत अच्छा परिणाम नहीं मिला तो 2021 के अंदर एक संशोधित पॉलिसी भी लागू की और इन 24 मीटर की सड़कों के विकास के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। राव साहब, आपके डिप्टी स्पीकर के माध्यम से ये वो प्लान है सभी सेक्टर्स का, एक्सटर्नल रोड सारी की सारी जितनी है वो है सर 60 मीटर, 90 मीटर, 75 मीटर और 150 मीटर। हाँ जी, मैं बता रहा हूँ 24 मीटर आता हूँ। एलिगेशन क्या था कि 24 मीटर जो है ना जी वो सेक्टर प्लान के अंदर आती हैं। मैं आपको ज्यादा समझ है इस बारे में, सेक्टर प्लान के अंदर आती है। जो सड़कें सेक्टर प्लान के अंदर आती है उसकी जिम्मेवारी उसकी होती है जिसको लाइसेंस दिया जाता है। उसी नहीं वो सेक्टर प्लान तभी सैंक्शन होता है, तभी उसको कॉलोनी का लाइसेंस हुआ है। हुआ क्या उस टाइम एक्चुअली कि सबसे बड़ी बात है कि आपको तो गुड़गावा हमने पका पकाया बढ़िया दे दिया और सब कुछ गुड़गावा की प्लानिंग हमारे टाइम सारी अच्छी हुई। अरे साहब, ये बत्रा साहब क्या कह रहे हैं? 2021, 2025, 2031 3 मास्टर प्लान कांग्रेस शासन में गुड़गांव में आए। 24 मीटर की सब सड़क इनने दिखा दी और लाइसेंस दिए 2 कदम के रास्ते पे, 3 कदम के रास्ते पे और 24 और जो 90 मीटर के हुड्डा साहब छोड़ के गए, 150 मीटर के, 75-60 मीटर के एक बार के पैसे नहीं दे के गए किसी को भी। उनकी कीमत हमने दी और 10 करोड़ 95 लाख रुपए, 11 करोड़ 90 लाख रुपए इतने इतने तक थी। यदि उस टाइम जब इनने अखबार किया और EDC के पैसे लिए उस टाइम यदि ये अखबार कर लेते तो उसका भाव आता 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपए एकड़ का। मनोहर लाल जी तो उसको कैंसिल करने वाले थे, मैं सदन में कहना चाहता हूं, लेकिन हमने कहा ना साहब, लोगों को कांग्रेस शासन भी सरकार चलाई, लोगों के द्वारा बनाई गई थी, उनने लाइसेंस दिए तो ये अब सरकार का फर्ज है इसको अखबार करो, तब हमने उसके पैसे दिए। और 24 मीटर का तो लोग इतने परेशान है साहब, ये 58 से 155 तो 5-6 सेक्टर छोड़ दो, सारे मेरी विधानसभा में आते हैं। ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में 1000 ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियां होंगी
और कई सोसाइटी में इतना बुरा हाल है कि 2-3 कदम के रास्ते में 1-1 किलोमीटर तक जाना पड़ता है। गर्मियों के दिनों में जब औरतें बच्चों को छोड़ने आती बस के लिए तो उनको 1.5 किलोमीटर 2 बजे वापस लेना पड़ता है। बहुत परेशान है, हो ही नहीं पा रहे। हमने पॉलिसी भी लिया जब भी नहीं आ पा रहे, तो ये कर्म तो आपके कर रहे हो और हम तो भुगत रहे। साहब बहुत अच्छा गुड़गांव छोड़ गए आप। पॉइंट उठा दिया। मैं उपाध्यक्ष महोदय, इस बात के लिए मैं क्लैरिफाई करता हूं कि जितनी भी रोडें मैंने भेजी हैं, बोली हैं, सभी की सभी मौके पे देख लो सेक्टर के 24 मीटर के साथ कनेक्टेड हैं। एक भी रोड बिना कनेक्टेड के नहीं है। असल में झगड़ा क्या है कि जब लाइसेंस ले लिया, दूसरा सेक्टर आ गया, उसमें थोड़ी बीच में जमीनों के टुकड़े बच गए। उसका चाहे वो 2 कदम का रात में रास्ता था, चाहे कितना रास्ता था, वो मालकों के हो गए और उसके लिए हम तो बना के छोड़ गए। और उसके बाद 21 साल में या तो आप जो टुकड़े बच गए थे उनके लाइसेंस दे देते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, या फिर उनको एक्वायर कर लेते। ना आपने एक्वायर की ना की। और आपने क्या पॉलिसी अपनाई, टीडीआर की जो पॉलिसी अपनाई कि अगर मेरी जमीन या आपकी जमीन 1-2 सेक्टरों के बीच में थोड़ी सी फंसी हुई है, आपको ऑप्शन दे दी कि दूसरे सेक्टर में जाके जमीन ले ले और ये जमीन हमारे को दे दे। उसमें क्या किसी ने ध्यान रखा कि दूसरे सेक्टरों की डेंसिटी कितनी है, कितनी डेंसिटी है? जो टीडीआर जो स्कीम 2021 की आई वो जब मास्टर प्लान के खिलाफ है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि पंजाब शेड्यूल्ड रेट रोड 1963 के एक्ट के अंदर मास्टर प्लान की एक सेंटेंस होती है, कानून होता है। अगर उसके खिलाफ कोई स्कीम बनेगी तो वो स्कीम भी इलीगल कहलाएगी। इसका तरीका ये है कि आप सीधा का सीधा उस जमीन को अक्वायर कर लो या उन जमीनों के लाइसेंस दे दो। पर ये बात कहनी कि 24 मीटर के साथ कनेक्टेड नहीं है, ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है सर। की बात है, हाँ यही है। बाकी जमीनों को अक्वायर कर लो, सरकार की आमदन आ जाएगी, या उन पर लाइसेंस दे दो, तभी सरकार को पैसे मिल जाएंगे सर। क्योंकि इस बात का, क्योंकि उन्होंने हमारी सरकार पे, और हुड्डा साहब उस टाइम इस डिपार्टमेंट मंत्री थी, इसलिए इसका थोड़ा सा विवरण देना आपके मध्य से जरूर। प्लान शुरू हुआ, वो मंजूर हुआ 2001 में, 82 में उसका कंसीव हुआ। हाँ 82 में शुरू हुआ था, 2001 में हुआ। 2001 में जो सेक्टरल प्लान था उसमें 18 मीटर की सड़क थी हमारे। प्लान लेकर आए, मैं फ्लोर ऑफ द हाउस कहता हूं कि आपने बहुत चौड़े रास्ते दिए गुड़गांव में। हाँ। लेकिन एक बार नहीं करके गए। पहले तो 9 मीटर 12 मीटर के थे, नहीं आपने 150 मीटर तक भी कराया। बात सुनो, आप ये नहीं कह सकते एक्वायर नहीं किए। हमने नोटिस निकाले, करे, कुछ कंपनसेशन भी दिया, फिर कोर्ट से स्टे था। कोई स्टे नहीं साहब, आप पैसे नहीं दे के गए होगा सब, मानो आप मेरी बात जवाब। जो द्वारका एक्सप्रेस वे है वो कोर्ट से स्टे था, स्टे के दोनों के बाद हुआ। आपने एक बार करा द्वारका एक्सप्रेस में तो करा, लेकिन गुड़गांव जब तो स्टे हुआ कोर्ट से। सारा गुड़गांव बहस का मुद्दा नहीं है, आपसे बहस का मुद्दा नहीं है। सवाल इस बात का, जो बजट स्पीच में कहा गया कि 24 मीटर से कनेक्टिविटी नहीं थी, ये गलत है, मेरा इतना कहना है। जी बत्रा जी। अब मैं बजट पे आता हूं जी। मेन सरकार ने 2,23,06,98 रुपए का बजट पेश किया और रेवेन्यू डेफिसिट 13,188 करोड़। जो सरकार रेवेन्यू डेफिसिट के बेसिस पे चलेगी, उस सरकार की व्यवस्था को आप सुदृढ़ कैसे कर सकते हैं? इस बात के लिए ये बड़ा चिंता का विषय है। ये मैं अपनी आपकी नहीं कह रहा, ये काफी लंबे समय से चला आ रहा है कि रेवेन्यू जो डेफिसिट होता है उसकी वो कम होता ही नहीं कभी। सरकार के खर्चे ज्यादा है, आमदन कम है, कर्जे लेते हैं, कर्जों से सरकार चलती है। उसी से जो सरकार कर्जों से चलती है वो कभी भी अच्छी डेवलपमेंट प्रांत के अंदर नहीं दे सकती। ये सभी बड़े बड़े जो प्रोफेसर हैं सबका इस बात के लिए ओपिनियन है, इस बात के लिए सर। उसके बाद सर आपने रीपेमेंट ऑफ लोन दिया 36,101.68 आपने लोन वापस कर दिया।
आपने 29,266.62 इंटरेस्ट का भुगतान किया। अजीब बात डिप्टी स्पीकर साहब ये आई कि उसके बाद आपने 76 करोड़ रुपए का 76,250 करोड़ का फिर लोन लिया। फिर तो वही है कि लोन आपने लिया, आपने रेवेन्यू डेफिसिट को पूरा करना था, उसलिए आपने लोन ले लिया। अब सेंट्रल की ग्रांट पे मिनिस्टर हो जाएगा और सबसे बड़ी बात यह है कि 2,23,658 करोड़ के बजट के ऊपर आपको सर कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास 10% है, 9.7% है। इसमें आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी करोगे, इसमें आप कैपिटल एक्सपेंडिचर भी करोगे, आप सब कुछ चलाओगे, उसमें मेडिकल कॉलेज भी बन जाएंगे, नहरें भी बन जाएंगी। अब गंगवा साहब की सीवरेज सिस्टम भी ठीक हो जाएगा, पानी भी ठीक हो जाएगा, सड़कें भी ठीक हो जाएंगी। इस बात की स्टेशन चाहिए अभी। हाँ जी, अच्छा, एक बात बड़ी, हाँ जी सर, आपके लिए भी, हम सब के लिए भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आई है बड़ी, कि आपके बजटेड अपना इकोनॉमिक जो आपकी सर्वे आया सर, उसमें सरकार ने ये माना कि सरकार के ऊपर 4,08,94 रुपए 39.39 टोटल लाइबिलिटी है। ये फैक्ट है, ये रिकॉर्ड के अंदर है, ये सर्वे के अंदर है। कुछ और कर्ज सरकार ने जो डिस्क्लोज नहीं किए, मुख्यमंत्री आएंगे डिस्क्लोज कर सकते हैं, हमें कोई इस बात में आपत्ति नहीं है किसी हालत में। स्मॉल सेविंग का 50,000 करोड़ है जो लोगों को आपने देना है। पब्लिक सेक्टर का मुख्यमंत्री जी ने पिछले साल स्पीच में ये कहा था कि 68,995 रुपया हमने पब्लिक सेक्टर का काटा है। और एक बड़ा कई बार कंफ्यूजन चलता रहता है काफी दिनों में, कि यह कि डिस्कॉम आया, उज्ज्वला स्कीम आई, या अपना पावर डिपार्टमेंट का वो आया, तो एक रिपोर्ट ये आई कि 46,000 रुपया बकाया, 46,000 करोड़ रुपया बकाया है। और वो कहते हैं कि कितना बकाया है, नहीं बकाया है। ये भी बात स्पष्ट आज हो जाए सदन के जब जवाब मुख्यमंत्री देंगे कि ये जो 46 करोड़ की हम फिगर बोलते हैं वो कम बोलते हैं, 46,193 की जो लाइबिलिटी है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर की लाइबिलिटी हमारे सरकार के ऊपर है, उसकी स्थिति क्या है। फिर उसके बाद सर, हम सभी हरियाणा के नागरिक हैं, आप किसान भी हैं, आप इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, आप दुकानदार भी हैं, सब कुछ है। ये देखो कि हरियाणा के लोगों ऊपर कर्जा कितना है। ये मैं सरकारी कर्जे की बात कर रहा था। सरकारी कर्जा सर जो है वो 6,09,712 करोड़ रुपया है, जो आपकी बिल्कुल रिकॉर्ड के मुताबिक ये कर्जा है। आपने 392 उसमें लिखा बजट में, पर एक्चुअल जो कर्जा है वो इतना है, 6,09,712 करोड़ रुपया। अब आता है, मैं बताता हूं कि अब रिजर्व बैंक की थोड़ी सी फिगर्स हैं, और हम सबको एक अलार्मिंग भी होना चाहिए, पता भी होना चाहिए कि हमारा एग्रीकल्चर में कमर्शियल बैंक का हमारे किसानों पे जो कर्जा है वो है स्पीकर सर 74,303 करोड़ रुपए। और पर्सनल लोन, मैंने गाड़ी का लोन लिया, आपने गाड़ी का लोन लिया, पब्लिक ने गाड़ी का लोन लिया, ऑफिसर ने गाड़ी का लोन लिया, और सबने लोन लिया, व्यापारी ने लोन लिया, बड़े बड़े बिजनेसमैन ने लोन लिया, ये कुछ है। तो जो पर्सनल लोन है सर वो 2,19,486 रुपए। ये सेक्शन ये 2025 तक रिजर्व बैंक के आंकड़े हैं, ये मेरे आंकड़े किसी हालत में नहीं है। उसके बाद जी इंडस्ट्री सेक्टर आया। इंडस्ट्री सेक्टर जब आया तो इंडस्ट्री सेक्टर में जो इंडस्ट्रीज के ऊपर लोन है, हम जीएसडीपी जब काउंट करते हैं
तब तो हम काउंट करते हैं कि इस फैक्ट्री की इतनी इनकम है, इस फैक्ट्री ने, मारुति ने इतने पैसे कमा लिए, इस पैसे ने कमा लिए, सैमसंग ने इतने पैसे कमा लिए, हमारे प्रदेश के अंदर है, फरीदाबाद बड़ा आगे चला गया, गुड़गांव आगे 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 चला गया, चला गया। उस इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर 1,85,067 करोड़ लोन है इस टाइम। वो लोन किसका है? टोटल मिला के, दोनों लाइबिलिटीज को मिला के मंथली है सर 10,88,568 करोड़, जिसमें आम नागरिक के ऊपर भी कर्जा है और साथ में सरकार का भी कर्जा है। और हमारी करंट रेट के ऊपर जीएसडीपी 13,67,769 करोड़, जिसमें 10 लाख तो हम कर्जाई हैं। कौन से प्रांत की, कौन सी डेवलपमेंट की आप इसमें बात कर रहे हैं? इस बात के लिए कर्जाई हैं। कितने परसेंट बना? 13 करोड़ पे 13 लाख में 10 लाख में तो हमारा करोड़ कर्जा ही है उसमें। और कर्जे का भुगतान भी हमने करना है। इसके अलावा एक और भी कर्ज हमारा है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का है। मैं गया किसी दुकानदार के पास, मैं गया व्यापारी के पास, मैं गया मंडी के अंदर, भाई लाला जी पैसे उधार दे दे, कोई फाइनेंसर से उधार देता है। आजकल तो फाइनेंसर भी 6% पे लोगों को लूटने के लिए लगे हुए हैं। वो भी एक बहुत बड़ा एक जाल फैला हुआ है और हमारे लोग उसमें फंसते हैं। दिन के 5% पे, 6% पे पैसे लेके आते हैं। ठीक बात है कि पुलिस ने भी इस बारे में शिकंजा करने की बात की है, इस बात में कि पिन पॉइंट करो कि कौन से इस तरह लोगों को करते हैं कुछ है। अगर उनका भी लोन मिला दिया जाए, सारा मिला दिया जाए, तो भाई जीएसडीपी और कर्जा बराबर हो जाता है। ये थी हमारी फाइनेंशियल पोजीशन की, जो हमारी पर कैपिटल इनकम है। उसके बाद आएगी पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम है सर आपकी 3,95,000। पिछली बार तो 368 थी या 78 थी और इनकी अच्छी बढ़ गई, 3,95,000 होगी। रिकॉर्ड की बात है। ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर सर, वरिष्ठ मंत्री बैठे हैं, 10 फैमिलीज में से 7 फैमिलीज जो हैं उनकी इनकम 1,80,000 से कम है। अगर ये फैक्ट ना हो तो आप बताओ। फैमिली की इनकम आप 3,95,000 तो एक आदमी की इनकम गिन रहे हैं, और हमारे यहाँ जो 10 में से 7 फैमिलीज की इनकम, जो सालाना इनकम है, वो 1,80,000 से कम है, क्योंकि आपने बीपीएल कार्ड इशू किए हुए हैं। परिवार पहचान पत्र का रिकॉर्ड है आपके सामने। और परिवार पहचान पत्र के द्वारा आपने मार्च 2025 के अंदर 51,83,000 कार्ड बिलो देन 1.80 के इनके किए हुए इशू हुए। अब मैं आता हूं कि रफली पॉपुलेशन आज के दिन में पूरा सेंसस तो हुआ नहीं है। अब हम 2.8 हैं या 2.9 हैं या 2.75 हैं। स्पीकर सर, मैं बात कर रहा था जी पर कैपिटा इनकम की। बत्रा जी वाइंड अप। हाँ वाइंड अप। आप कहते हो तो फिर वो मिटा जी बैठे थे, ठीक था जी। समय काफी हो गया ना, बाकी लोग भी बोल रहे। चलो कोई नहीं। ऐसे सर कि 3,95,000 तो पर कैपिटा इनकम होगी, 10 में से 7 फैमिलीज की इनकम 1,80,000 से कम होगी। सर 70% पॉपुलेशन आपकी 1,80,000 से कम है। ये बहुत चिंता का विषय है। आपका पर कैपिटा इनकम भाई गुड़गांव में तो बढ़िया हो सकता है, आपका फरीदाबाद बढ़िया हो सकता है, अंबाला हो सकता है, अच्छे शहरों में आज हो सकता है, पर गांव के अंदर नहीं है। एक यूनिफॉर्मिटी है, सब कुछ है, तब तो उस पर कैपिटा इनकम का फायदा है। अदरवाइज गरीबी की रेखा में
70 से 1,80,000, मैं गरीबी रेखा तो नहीं कहूँगा क्योंकि उसका स्टैंडर्ड एक और नीचे आ जाता है, पर 1,80,000 रुपये आप फ्री बाइस देते हैं, सब कुछ करते हैं, तो वो पॉपुलेशन जिस प्रांत की 70% होगी, उस प्रांत के विकास के लिए आप कहाँ पर किस हिसाब से जाएंगे उसमें। मैं सिर्फ आखिरी पॉइंट उसमें ये दे दूंगा जी के, और एक बस वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एक लीगल पॉइंट है, आरोप की बात करें। मुख्यमंत्री ने जिक्र किया था FRBM एक्ट का। सर, रेवेन्यू डेफिसिट को मेरे को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, पर FRBM एक्ट कहता है कि अगर आप GSDP के कंपैरिजन में अगर आप कर्जा लेते हो तो आपको रेवेन्यू डेफिसिट जीरो करना पड़ेगा। जिस दिन ये सरकार अपनी रेवेन्यू डेफिसिट जीरो कर देगी, मैं पहला आदमी होऊंगा कि सरकार को मुबारकबाद दूंगा, बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा इस बात के लिए। रेवेन्यू डेफिसिट पूरा नहीं करो और उसके बाद लोन की रेशो बढ़ा दो, वो बिल्कुल गलत है। फिस्कल डेफिसिट आपने कंट्रोल कर लिया कि वो GST से रिलेट करता है, आपने कहा कि हम विदिन 2.87 उसी 3% से इंक्लूड नहीं करते हैं। उसके बाद सर इंपॉर्टेंट बात जो है वो मैं इसी पॉइंट को लूंगा, पॉइंट तो बहुत ज्यादा है सर, उसमें वो आ जाएगी तुम्हें कि FRB में हरियाणा फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2005 सेक्शन 3 कहता है, टेक एप्रोप्रिएट स्टेप्स टू एलिमिनेट द रेवेन्यू डेफिसिट एंड देयर आफ्टर बिल्ट अप ए एडुकेट रेवेन्यू सरप्लस एंड कंटेन द फिस्कल डेफिसिट एट ए सब्सटेंशियल लेवल एंड यूटिलाइज सरप्लस फॉर डिस्चार्जिंग द लायबिलिटी इन एक्सेस ऑफ द एसेट और फॉर फंडिंग ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर। दोनों ही रिलेटेड हैं, पर हम फायदा एक का लेते हैं, दोनों का फायदा नहीं लेते हैं सर। उसमें सर वाइंड अप कीजिए। मैं करता हूँ वाइंड करता हूँ। 1 मिनट में मैं 1 मिनट करो जी। अब आएगा जी बात आपके सामने, जो असली बात आएगी कि अच्छा अभी तक असली आई सरकार जो है नहीं ज्यादा टाइम हो गया। डॉक्टर साहब भी लगभग 1 घंटा ले लिया डॉक्टर साहब ने। नहीं कोई नहीं, फिर भी लिमिट तो रहेगी ना, हर एक को अनलिमिटेड नहीं दे सकते ना। कोई बात नहीं, आपके लिए अलग बात है, डॉक्टर कादियान को दिया, आपको भी दिया जा सकता है, पर ये 35 मिनट्स बहुत हो गए। चलिए वाइंड अप कीजिए प्लीज। सेकंड राउंड कर लेना फिर बाद में 2 दिन बाद जी। अब आता हूं जी मैं एक बड़ी ये डबल इंजन सरकार की तो मर्जी हो गई कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट जितना मर्जी उतना लोन ले लें, स्टेट गवर्नमेंट जितनी मर्जी लोन ले लें उस बात के लिए। और जो कर्जा हम अपनी लिमिट से बाहर जाके लेते हैं, उसमें FRBM एक्ट के अंदर एक रिव्यू कमेटी बनी और उस रिव्यू कमेटी ने सर ये लिखा कि रिव्यू कमेटी में GDP रेशियो से सीलिंग की 40% सेंट्रल गवर्नमेंट की सीलिंग कर दी कि जितनी आपकी GSDP है वहाँ GDP एप्लीकेबल होगी कि उसके 40% तक आप कर्जा ले सकते हैं, और स्टेट को लिमिट किया सर 20% तक। बताएंगे अब कि आप तो 36% पे खड़े हो, 30% से फालतू पे खड़े हो, और आप कहते हो कि हम विद इन लिमिट सारा कुछ कर रहे हैं। ये सब कुछ विद इन लिमिट्स हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, किस बात के लिए हो रहा है? और हवाला देते हैं। आज मैं विद ऑल कनेक्शन कहता हूं, फाइनेंस कमीशन की कोई रिपोर्ट हो, FRBM की कोई रिकमेंडेशन हो, वो FRBM एक्ट को सुपरसीड नहीं कर सकती। सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए या हमारे प्रांत को भी चाहिए
हमारी सरकार को भी चाहिए कि अगर ज्यादा लोन की बात करते हैं, आप उधार की बात कर लेना चाहते हैं, तो पहले स्टेट का एक्ट उसको चेंज करो, रिकमेंडेशन नहीं श्री मनमोहन बढ़ाना। चलिए जी, माननीय अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी जी, हाफ मिनट, ठीक, चलो लास्ट 3-4 मिनट, हाँ। लास्ट 1 मिनट। अब आया जी के 1 मिनट बड़ा इंपॉर्टेंट सिर्फ कंक्लूड कीजिए। सब कंक्लूड कर रहा हूँ सर, कंक्लूड कर रहा हूँ सर, कंक्लूड कर रहा हूँ गीता जी बैठे हैं, सारी तैयारी सर, कंक्लूड कर रहा हूँ सर, आफ्ताब जी कैसे बोलेंगे? हाँ सर, कंक्लूड कर रहा हूँ, करो करो सर, कंक्लूड प्लीज करो। मनमोहन जी 2 मिनट, ठीक है। 2 मिनट। आज के दिन में वी शुड बी हैप्पी कि हम जीडीपी में सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार की, भारत सरकार की जीडीपी में हरियाणा कितना कंट्रीब्यूट करता है। इसी एक ही ले लेता हूं जी, और तो बहुत सारे हैं कि जिस भेजता हूं। और टेबल जो दिखाती है सर, 2013-14 में 3.5% हमारा शेयर था जितनी हिंदुस्तान ने तरक्की की। और आपने 10 साल राज किया, 11 साल राज किया। आप ट्रिपल इंजन की सरकार कहते हैं, डबल इंजन की सरकार कहते हैं, आप कहते हैं कि हमने हिंदुस्तान का नक्शा बदल दिया, हम 2047 का विजन, हम 100 साल का विजन करते हैं। और आपके माध्यम से राव साहब हम पहुंचे कहां हैं? 3.5 से लेके 3.7 तक। इतनी 10 साल 11 साल में आपका कंट्रीब्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट में इतना ही बड़ा ये कुछ है। ये फिगर आपके ये जो है इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से मैं दे रहा हूं सर, उसमें कोई बात नहीं। 11-12 से कंपेयर किया है 3.5, और 2024 बजट के अंदर 3.7 थी, सिर्फ 0.2 ज्यादा थी। और आपने अब प्रोजेक्ट की है 3.8। तो मामला बढ़िया नहीं है, मामला बहुत गड़बड़ है, गड़बड़ नहीं बहुत गड़बड़ है। इस बात के लिए इस बात में संजीदा होके रेवेन्यू बढ़ाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। रेवेन्यू को सोर्सेज बढ़ाओ, ये माइनिंग की चोरियां रोको, ये इसकी बड़ा रेत की चोरियां रोको, ये कॉलोनाइजर वाली हेरिया फेरियां रोको, सारा कुछ रोको, आमदन बढ़ाओ सरकार की। अगर आपने अच्छा राज करना है तो, नहीं तो आपने